वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज एंड सीक्वेंस एंड सीरीज। हमने पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे कुछ बातें करी और अब हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे चर्चा करना शुरू किया है। तो हमने परिभाषा दी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। सक्सेसिव रेशियोज अगर किसी सीक्वेंस के कांस्टेंट होते हैं तो उसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोला जाता है, प्रोवाइडेड उस सीक्वेंस का कोई भी टर्म ज़ीरो ना हो। ठीक है, और इस सक्सेसिव रेशियो को, ये जो कांस्टेंट है, इसको हम कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी भी बोलते हैं। जीपी माने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और फिर हमने जनरल टर्म का फॉर्मूला देखा था। अगर किसी जीपी का फर्स्ट टर्म इज ए, कॉमन रेशियो इज आर, तो nth टर्म इज दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। राइट, सो इस लेक्चर में हम 3 टर्म्स इन अ जीपी की बात करेंगे, जैसे कि हमने 3 टर्म्स इन एन एपी की बात करी थी। और ये डिस्कशन थोड़ा सा रिचर होगा कंपैरिजन में। ओके, तो अगर 3 नंबर्स दिए हुए हैं ए बी सी, तीनों नॉन ज़ीरो, तो वो जीपी में तब और केवल तब होते हैं जब स्क्वायर ऑफ द मिडिल टर्म इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स। ठीक है, ये फैक्ट है, बहुत ही सिंपल सा सरल सा फैक्ट है। तो इसको जल्दी से प्रूव कर लेते हैं। अगर ये कंडीशन हो रही है कि जो मिडिल टर्म है वो एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट है, clearly then b upon a is equal to c upon b by cross multiplication or cross division, which shows that successive ratios are constant. The ratio of b is to a is same as the ratio of c is to b, so therefore the 3 numbers are in gp. right? और इसका उल्टा भी ट्रू है क्योंकि ये सारे ही एरोज रिवर्सिबल हैं। अगर ए बी सी जी पी में है तो इसको रिवर्स किया जा सकता है और इसको रिवर्स किया जा सकता है। तो दैट्स इट, दैट्स द प्रूफ। ये एक लाइन का प्रूफ है। राइट, तो आई होप ये समझ में आ गया। और एक बात यहाँ पे छोटी सी नोट कर लेते हैं कि अगर ए और सी दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, मान लेते हैं कि ए और सी दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो ऐसे कितने बी हैं जो इस सीक्वेंस को एक जीपी बना देंगे? ऐसे 2 बी हैं। बी की 2 संभावनाएं हैं। एक हो गया कि पॉजिटिव रूट ऑफ ए टाइम्स सी और एक हो गया नेगेटिव रूट ऑफ ए टाइम्स सी। अगर ए और सी के ऑपोजिट साइंस हैं, अगर मान लेते हैं ए पॉजिटिव है और सी नेगेटिव है, तो कोई भी बी नहीं होगा जिसके लिए कि ये एक जीपी बनेगी, क्योंकि जो भी साइन सी का है वही साइन ए का भी होना पड़ेगा। राइट, बिकॉज अगर कोई यहाँ पे ऐसा टर्म हम इंसर्ट कर पा रहे हैं कि ए बी सी एक जीपी बन जाए, सिंस बी स्क्वायर इज ए सी, बी स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज अ पॉजिटिव, स्क्वायर ऑफ एनी नॉन जीरो रियल नंबर इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। तो ए और सी के ऑपोजिट साइंस नहीं हो सकते क्योंकि ए और सी भी नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो अगर ए और सी दोनों पॉजिटिव हैं तो इनके बीच में 2 पॉसिबल नंबर्स ऐसे इंसर्ट किए जा सकते हैं कि ये सीक्वेंस जीपी बन जाए। सिमिलरली अगर ए और सी दोनों नेगेटिव हैं तो भी 2 पॉसिबिलिटीज़ आएंगी क्लियरली। पर अगर ए और सी ऑपोजिट साइंस के हैं तो कोई संभावना नहीं है कि हम बीच में कुछ इंसर्ट कर सकें, सो दैट द इमर्जिंग सीक्वेंस इज़ अ जीपी। ठीक है, तो ये बात हो गई। और अब इसी चीज़ का कि 3 टर्म्स इन अ जीपी, ये जो फैक्ट है या ये जो फिनोमेना है, इसका हम एक एल्जेब्राइक इंटरप्रिटेशन देखेंगे और फिर एक ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन देखेंगे। एल्जेब्राइक इंटरप्रिटेशन में मेरे पास कुछ ज़्यादा एनलाइटनिंग बोलने को नहीं है, पर जो ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन है वो बड़ा रोचक है। तो पहले जल्दी से एल्जेब्राइक इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि मान लेते हैं ए बी सी 3 नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर ये जीपी में हैं, अगर ये 3 नंबर्स जीपी में हैं, तो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये कोई इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे कहीं इक्वल टू साइन नहीं लिखा हुआ है, दिस इज़ जस्ट अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है। इन अदर वर्ड्स उसका एग्जैक्टली एक रियल रूट है। क्या है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज द फर्स्ट टर्म, कांस्टेंट टर्म इज द लास्ट टर्म, पर जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो बी नहीं है, वो ट्वाइस ऑफ बी है। राइट, तो दिस इज़ वन थिंग। और इसका उल्टा भी ट्रू है। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो ये 3 नंबर्स जीपी में होंगे, वो मैंने लिखा नहीं है पर वो ऑब्वियस है। क्यों ऑब्वियस है? पहले ये डायरेक्शन ही देखते हैं जो डायरेक्शन मैंने लिखी है। मान लेते हैं ये 3 नंबर जीपी में हैं, हम शो करेंगे
कि इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट 0 है, सिंपली जस्ट राइट डाउन व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट. द डिस्क्रिमिनेंट इज 2b का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स AC, which is 4 times b square minus AC. So therefore the discriminant is 0 if and only if the three numbers a, b, c are in geometric progression. तो ये इसका algebraic interpretation हो गया. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो मैं बहुत ज़्यादा हर चीज़ पे एग्ज़ाम नहीं करना चाहता, पर फिर भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये छोटी सी ऑब्जर्वेशन महत्वपूर्ण है. ओके, अब ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन पे आते हैं. तो हमारे पास 3 पॉजिटिव नंबर्स दिए हैं जो कि जीपी में हैं, ठीक है. तो इसको हम ज्योमेट्रिकली, इसी डेटा को हम ज्योमेट्रिकली बोलना चाहते हैं, तो ऐसे बोला जा सकता है. कैसे? सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट बनाएं जिसकी लेंथ है a प्लस सी, और अलग अलग सी और a को मार्क कर लें. तो इन अदर वर्ड्स पहले सी लेंथ का लाइन सेगमेंट बना लें और उसी को एक्सटेंड करें a लेंथ से, सो दैट जो टोटल लाइन सेगमेंट की लेंथ है वो है a प्लस सी. ऑलराइट, फिर इस लाइन सेगमेंट को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल बनाएं. इन अदर वर्ड्स इसका मिड पॉइंट लोकेट करें, फिर ये जो लेंथ है उस लेंथ को रेडियस मानते हुए एक सर्कल बना देंगे. तो वो दोनों एंड पॉइंट से पास होगा ऑटोमेटिकली, बिकॉज हमने सेंटर मिड पॉइंट रखा था. ठीक है, सो यहाँ इस फिगर में ये सेंटर है. मैं थोड़ा सा इसको बेटर कर देता हूँ. हाउ शुड आई शो द सेंटर? लेट मी यूज़ रेड, मे बी दिस इज़ द सेंटर. ठीक है, तो ये सेंटर है इस सर्कल का, अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हटा ही देता हूँ. ठीक है, तो ये डायमीटर था, इसका मिड पॉइंट ये है, इसको सेंटर मानते हुए और ये रेडियस के साथ, यानी कि हाफ ऑफ a प्लस सी रेडियस के साथ ये सर्कल मैंने बना दिया. ठीक है, फिर क्या किया, ये जो पॉइंट था जो कि एंड पॉइंट था सी लाइन सेगमेंट का, या फिर लेफ्ट एंड पॉइंट था a लाइन सेगमेंट का, वहाँ से एक लाइन बनाई जो कि परपेंडिकुलर है हमारी डायमीटर के, और वो पॉइंट मार्क कर लिया जहाँ पे ये परपेंडिकुलर लाइन सर्कल को मीट कर रही है. ऐसे 2 पॉइंट्स हैं, पर हम केवल ऊपर वाले पॉइंट की बात कर लेते हैं. ठीक है, तो हमारा क्लेम है कि ये जो लाइन है ये है BC, ये लाइन की लेंथ है BC, हम कह रहे हैं ये लाइन की लेंथ इज B. सो क्लेम, लेट मी कॉल दिस H. सो वी क्लेम दैट, वाइट कलर में लिख देता हूं, H इज इक्वल टू रूट AC which is equal to B. Right? B क्या है? B is exactly square root of AC. Because B is positive, it is exactly square root of AC because B square is AC, simply because A, B, C are in GP. तो B is equal to root AC. ठीक है, और हम बस यही क्लेम कर रहे हैं कि ये जो हाइट है या ये जो भी लाइन सेगमेंट की लेंथ है वो exactly B है. तो हम ज्योमेट्रिकली देख पा रहे हैं कि ABC के GP में होने का क्या मतलब है. ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया दिमाग में होनी चाहिए. ए लेंथ का लाइन सेगमेंट बना लिया, फिर उसी को एक्सटेंड करके बाय लेंथ सी एक पूरा A प्लस सी लाइन लेंथ का लाइन सेगमेंट बना लिया, उसको डायमीटर मानते हुए एक सर्कल बनाया, फिर इस पॉइंट से एक लाइन बनाई परपेंडिकुलर, जिस सर्कल के जिस पॉइंट पे वो मीट करती है उसको ओरिजिनल पॉइंट से जोड़ा. तो ये जो भी लेंथ है हम कह रहे हैं दिस इज़ द मिडिल नंबर इन द GP. ठीक है, क्यों है ऐसा, अब हम ये प्रूव करने जा रहे हैं. बिफोर वी प्रूव इट, लेट्स रिकॉल अ सिंपल फैक्ट फ्रॉम बेसिक ज्योमेट्री, कि अगर कोई भी डायमीटर है और इस डायमीटर को बेस मानते हुए कोई सा भी ट्रायंगल बनाया जाए जिसका कि जो थर्ड वर्टेक्स है वो सर्कमफ्रेंस पे है, तो ये एंगल 90 डिग्री ही आएगा. इसको ऐसे पढ़ देते हैं कि एंगल्स इन द सेमी सर्कल, इन अ सेमी सर्कल आर राइट एंगल्स. तो अगर डायमीटर बेस है किसी ट्रायंगल की और एक वर्टेक्स सर्कमफ्रेंस पे है, तो जो करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और जो राइट एंगल होगा वो सर्कमफ्रेंस वाला जो वर्टेक्स है उस पे होगा. ठीक है, ये बेसिक फैक्ट. इसका जल्दी से प्रूफ देख लेते हैं. क्या किया कि ये जो सेंटर है, दिस थिंग इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो वर्टेक्स को सेंटर से जोड़ करके एक्सटेंड किया. ऑल राइट, नाउ सिंस ये सेंटर था, ये सेगमेंट और ये सेगमेंट दोनों ही रेडियस के बराबर हैं, तो दोनों बराबर हैं. सिमिलरली ये और ये भी बराबर हैं बाय द सेम लॉजिक. तो ये तीनों ही चीज़ें बराबर हैं. दिस इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू दैट.
अब इस आइसोसेलेस ट्राइंगल को देखते हैं। इसमें ये जो भी एंगल है सेम एंगल यही होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये दोनों एंगल्स को मैं एक्स बोल देता हूँ। सिमिलरली इस आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे, तो इन दोनों को मैं वाई बोल देता हूँ। अब ये जो ट्रायंगल है इसमें अगर सारे एंगल्स को जोड़ा जाए तो x प्लस वाई प्लस एक्स, ये क्या होगा, ये होगा 180, बिकॉज किसी भी ट्रायंगल में द सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 180। तो यहाँ से हमें मिलेगा x प्लस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, therefore x plus y is 90, या not to skip a step, this gives twice of x plus y is 180, therefore x plus y is 90। अब अगर x plus y 90 है तो ये एंगल क्या है 90, क्योंकि ये एंगल है ही है x plus y, दैट्स इट। सो एंगल्स इन अ सेमी सर्कल आर राइट एंगल्स। तो ये फैक्ट याद रखना बहुत उपयोगी है, सिर्फ इस लेक्चर सीरीज या सीक्वेंस इन सीरीज के चैप्टर के लिए नहीं, पूरे ही हर जगह। ठीक है, तो अब हमें क्या पता चला कि ये जो ट्रायंगल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि ये 90 डिग्री है। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ऑल राइट, सो नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाइड टू दिस ट्रायंगल, रिमेंबर दिस वाज 90 डिग्री बिकॉज ये लाइन ही हमने कंस्ट्रक्ट करी थी परपेंडिकुलर टू द डायमीटर। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में जब हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम तो जो हाइपोटेन्यूज है उसकी क्या लेंथ आ जाएगी, वो आ जाएगी h स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का स्क्वायर रूट, करेक्ट। और सिमिलरली इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इसकी लेंथ आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और अब फाइनली इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाएंगे। अभी हमने चर्चा करी कि ये 90 डिग्री है, तो इस बड़े राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अगर, तो हमें मिलेगा कि द स्क्वायर ऑफ the two sides of the triangle is the square of the hypotenuse, right? The first term is the square of this side, the second term is the square of that side, and the last and the right hand side is the square of the hypotenuse. So this is the Pythagoras theorem। और अब बेसिक algebra करेंगे तो हमें मिल जाएगा जो हमें चाहिए। Let's do it। तो the left side is 2h square plus a square plus c square, and the right hand side is a square plus c square plus 2ac, which gives h square is ac, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, ये कैंसिल, ये कैंसिल, फिर 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो we get this, and this is what we claimed that h is equal to root ac। Since h is necessarily a positive quantity being the length of a side, this just means that h is equal to root ac। So we have proven what we proved, that is great। एक चीज़ और यहाँ नोट कर लेते हैं कि कॉमन रेशियो क्या है। कॉमन रेशियो का इंटरप्रिटेशन हो जाएगा, सिंस दिस इज नथिंग बट रूट AC, या इसको मैं B ही लिख देता हूँ, दिस इज B विच इज रूट AC। कॉमन रेशियो है क्या, कॉमन रेशियो इज जस्ट B अपॉन A, राइट। अगर A B C G P में है तो रेशियो ऑफ द एनी टू सक्सेसिव टर्म्स इज द कॉमन रेशियो। सो B अपॉन A इज द कॉमन रेशियो, एंड देयरफॉर वी कैन से that the tan of this angle, whatever is this angle, tan of this angle is the common ratio। तो common ratio का भी geometric interpretation मिल गया। एक और बात यहाँ मुझे बोलनी है कि इसका रेडियस क्या है। इस सर्कल का जो रेडियस है दैट इज a प्लस c बाई 2। तो r को रेडियस से कंफ्यूज नहीं करना है, r इज द कॉमन रेशियो। सो द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस इज a प्लस c बाई 2। तो a radius and c are in AP, right? Since radius is a plus c by 2, radius is the middle term of this AP. Now if we join this line that is equal to the radius, this line, the length of this is equal to the radius, तो अगर हम इस right angle triangle को देखें तो हम क्या देख पा रहे हैं, दिस इज द मिडिल टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसके की एक्सट्रीम टर्म्स आर ए एंड सी, एंड दिस इज द मिडिल टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसके की एक्सट्रीम टर्म्स आर ए एंड सी। बाद में हम देखेंगे दिस इज अ वेरी स्पेशल केस, दिस इज गिविंग अ वेरी स्पेशल केस ऑफ द अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन इनइक्वालिटी, वट एवर अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन मीन,
दिस इज़ द अरिथमेटिक मीन, बाद में देखेंगे. दिस इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी, बाद में देखेंगे. सिंस ये राइट एंगल ट्राइंगल है, द अरिथमेटिक मीन देयरफॉर डोमिनेट्स द ज्योमेट्रिक मीन. तो एटलीस्ट कुछ चीज़ें यहाँ से हम आगे भी डिड्यूस करेंगे. तो ये ध्यान में रखने वाली बात है, मैं बस ये कह रहा हूँ. फ़िलहाल के लिए हम बस ये कॉमन रेशियो का और जो ये मिडिल टर्म ऑफ द जीपी है, इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो ध्यान में हमारे लिए रखना ज़रूरी है. ओके, तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं. ऑलराइट, तो पहला इलस्ट्रेशन कि एक सीक्वेंस दिया हुआ है 4 नंबर्स का, जिसमें कि पहले 3 जीपी में है और आखिरी 3 एपी में है. और ये जो एपी है इसका कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 6. फिर एक और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दी है कि अगर पहला टर्म और आखिरी टर्म बराबर है, ये जो 4 टर्म्स की श्रृंखला है इसमें पहला टर्म और आखिरी टर्म अगर बराबर है तो वो टर्म्स क्या हैं ये बताना है. ठीक है, तो कुछ भी नहीं है इस सवाल में. जैसे कि हर सवाल में शुरुआत तो ऐसे ही करनी चाहिए कि जो भी डेटा दिया है उसे संक्षेप में लिखने का या इक्वेशंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए. हमेशा ये संभव नहीं होता, पर जेई के सवालों में होता है ज़्यादातर बार. तो इसको हम लिखते हैं. तो हमारे पास जो सीक्वेंस दिया हुआ है ए बी सी मान लेते हैं, ए बी सी, एंड द लास्ट टर्म को डी नहीं बोलना चाहता क्योंकि डी तो कॉमन डिफरेंस जैसा लगता है, तो उसको एक्स बोल देता हूँ. तो ये हमारी 4 टर्म्स की सीक्वेंस है. हमें दिया क्या हुआ है कि जो पहले 3 हैं वो एक जीपी बना रहे हैं. दिस इज़ अ जीपी, राइट. और जो आखिरी 3 है वो एक एपी बना रहे हैं. दिस इज़ एन एपी जिसका कि कॉमन डिफरेंस 6 है. ये दिया हुआ है. पर एक और चीज़ दी है कि जो पहला टर्म और आखिरी टर्म है इन 4 नंबर्स में, इन 4 नंबर्स की श्रृंखला में, वो बराबर है, यानी कि x इज़ नथिंग बट a. तो मैं यहाँ पे a लिख देता हूँ. पर एक और इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे है उसको और असिमुलेट करते हैं कि कॉमन डिफरेंस 6 है. तो दिस सीक्वेंस इज़ नथिंग बट द फॉलोइंग सीक्वेंस. पहला टर्म तो a है, फिर b है, फिर जो नेक्स्ट टर्म है, सिंस ये चीज़ एक AP है जिसका कि कॉमन डिफरेंस 6 है और पहला टर्म b है, तो सेकेंड टर्म क्या होगा, b प्लस 6. सो दिस इज b प्लस 6. और आखिरी टर्म क्या होगा, b प्लस 12. करेक्ट. ये b प्लस 6 है, तो ये उसमें 6 जोड़ेंगे तो मिल जाएगा क्योंकि ये एक AP है कॉमन डिफरेंस 6 की, तो ये b प्लस 12 है. पर फिर वही बात कि ये और ये तो बराबर हैं, देयरफॉर व्हाट इज दिस, दिस इज b प्लस 12. तो ये b प्लस 12 हो गया. ऑल राइट, पर एक और इन्फॉर्मेशन जो अभी तक पूरी तरह से यूज़ नहीं हुई है, इनफैक्ट ज़रा भी यूज़ नहीं हुई है, कि ये 3 जीपी में है. राइट, ये तीनों नंबर जीपी में है, तो उसको अब फाइनली हम यूज़ करेंगे. सो दिस गिव्स अस कि b स्क्वायर is equal to b plus 6 into b plus 12, which gives immediately this equation, and therefore b is equal to minus 72 by 18, which is minus 4. Right, so b is minus 4. पर हमें b नहीं बताना था, हमें ये बताना था, जो एक्सट्रीम टर्म्स हैं जो बराबर हैं वो बताने थे. पर b अगर minus 4 है तो ये जो लास्ट टर्म क्या है, ये b plus 12, हमें इसी में इंटरेस्ट है. b plus 12 is a, so b plus 12 is therefore 8. So a is equal to b plus 12 is equal to 8, and therefore our answer is 8, which is here. Very simple. Okay, अगला इलस्ट्रेशन. इसमें हमें जो इन्फॉर्मेशन है कि ये नंबर और ये नंबर एक जीपी में है इस श्रृंखला में, और फिर हमसे पूछा गया है कि वो सारे इंटीजर्स x या ऐसे कितने इंटीजर्स x हैं जो इन दोनों बातों को, इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करते हों. ठीक है, एज यूजुअल पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस. बड़ा ही सरल सवाल है. तो इसमें क्या करना है, पहली जो पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ करेंगे और उससे हमें k की वैल्यू मिल जाएगी. होपफुली एक बार k की वैल्यू मिल गई, फिर ये जो बाकी की चीज़ है इसका जीपी से कोई मतलब नहीं है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात है. तो जीपी वाला जो एस्पेक्ट है पहले उसे देख लेते हैं. तो हमें क्या दिया हुआ है कि वो 3 नंबर्स जीपी में है, का मतलब क्या हुआ कि जो स्क्वायर ऑफ द मिडिल टर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स. और लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज यूज़ करेंगे. सबसे पहले ये संख्या क्या है,
दिस इज नथिंग बट द पावर टू विच यू रेज दिस गाय सो दैट यू गेट दिस गाय. इसको किस पावर पे रेज कर दें कि 8 बन जाए. क्लियरली दैट पावर इज 6. √2 to the power 6 इज 8. तो दिस इज नथिंग बट 6. तो जो लेफ्ट साइड है वो है 6 का स्क्वायर. दिस इज 2, राइट, बिकॉज दिस इज नथिंग बट 2. 2 का स्क्वायर इज 4. तो दैट्स दैट. और ये जो चीज़ है इसको हम लिख लेंगे k-1 टाइम्स log 9 base 3, क्योंकि log की प्रॉपर्टी होती है कि ये जो एक्सपोनेंट है वो नीचे उतर करके मल्टीप्लिकेशन में बदल जाते हैं. और ये है 2, तो इसको मैं 2 ही लिख देता हूँ यहाँ पे. तो दिस गिव्स अस की 36 इज इक्वल टू 4 टाइम्स समथिंग. सो 9 इज इक्वल टू k-1. देयरफॉर k इज 10. राइट, k की वैल्यू आ गई. अब हमसे पूछा गया है कितने इंटीजर्स ऐसे हैं जो ये सेटिस्फाई करते हो. सो नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ इंटीजर्स x such that राइट k की वैल्यू 10 थी तो k स्क्वायर इज 100. तो यानी कि -99 से लेकर के 99 तक इन सब इंटीजर्स में से कितने ऐसे हैं जो इसको भी सेटिस्फाई करते हों. दिस इज नथिंग बट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, या रादर क्वाड्रेटिक इनइक्वेशंस इफ यू वांट टू कॉल इट दैट. सो दिस सेज नथिंग बट द फॉलोइंग. और ये जो चीज़ लिखी है ये कुछ नहीं है, फैक्टराइज होकर के बन जाएगी x-3 टाइम्स x+2. आगे का आप कर सकते हैं. ये कब ट्रू होगा, ये वाली चीज़ तब ट्रू होगी जब x या तो 3 से बड़ा है या फिर -2 से छोटा है, तब एग्जैक्टली ये ट्रू होगा. ये तो हमें क्लियर है ही, पर हम केवल इंटीजर्स में इंटरेस्टेड हैं, तो ये बात ध्यान में रखनी होगी और उसके बाद आप निकाल सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. ओके, लेट्स मूव ऑन. ओके, अगला सवाल. तो 3 पॉजिटिव नंबर्स दिए हैं जो कि एक इंक्रीजिंग जीपी बना रहे हैं. तीनों नंबर्स पॉजिटिव हैं और कॉमन रेशियो 1 या 1 से बड़ा है. इंक्रीजिंग जीपी है तो कॉमन रेशियो 1 या 1 से बड़ा है. ओके, और हमें एक और इन्फॉर्मेशन दी है कि अगर जो मिडिल टर्म है उसको 2 गुना कर दिया जाए तो जो नई श्रृंखला बनेगी वो एक एपी बन जाएगी. तो विचित्र सी एक परिस्थिति है कि 3 नंबर्स हैं ABC, तीनों पॉजिटिव, ये जीपी में है, पर अगर मिडिल टर्म को 2 गुना कर दिया तो ये जो नई श्रृंखला है वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. ठीक है, ये दिया हुआ है. तो हमें कॉमन रेशियो बताना है इस जीपी का. ठीक है, तो हम इसे 2 तरह से देखेंगे. पहले हम थोड़ा एक मैनिपुलेटिव तरीका देख लेंगे जिसमें बस सिंबल्स को इधर उधर करके हो जाती है, ये सवाल सॉल्व हो जाता है. फिर हम एक ज्योमेट्रिक तरीका देखेंगे. ऑलराइट, तो पहले अरिथमेटिक. सारी इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं. 3 नंबर्स जीपी में हैं तो हमें दिया हुआ है कि b² इज इक्वल टू AC, पर क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव है मैं ऐसे लिख देता हूँ b इज इक्वल टू √AC. हमें ये भी दिया हुआ है कि तीनों नंबर्स पॉजिटिव हैं तो b इज इक्वल टू √AC, ये हमें दिया हुआ है. फिर दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है कि A, 2B एंड C दीज आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको अगर हम लिखें तो हम उसे लिख सकते हैं एज 4 टाइम्स b इज इक्वल टू A+C. राइट, 3 नंबर्स AP में कब होते हैं, जब बीच वाले का जो डबल है वो सम ऑफ द एक्सट्रीम्स हो. बीच वाला खुद B का डबल है तो इसका डबल 4B हो जाएगा. तो ये 2 चीज़ें हमें दी हुई हैं. हमें बताना है कॉमन रेशियो, यानी कि हमें B/A बताना है या फिर C/A. वेल, C/A कॉमन रेशियो नहीं है, कॉमन रेशियो का स्क्वायर है, तो C/A का स्क्वायर रूट है. मतलब B/A या C/A में से कोई भी चीज़ हम निकाल लें तो हम कॉमन रेशियो निकाल लेंगे. ठीक है, और इस पे इन दोनों चीज़ों के साथ खेल करके बहुत तरीके हैं कि आप C/A की वैल्यू बता दें. मेरे ख्याल से जो सबसे सरल तरीका है वो है कि इन दोनों को हम डिवाइड कर दें. क्योंकि ये जीपी है, कुछ भी ज़ीरो नहीं है, तो डिवाइड करने में कोई हिचक नहीं है. तो जब इन दोनों को डिवाइड किया तो लेफ़्ट साइड में मिला 4, राइट साइड में मिला ये रेशियो. करेक्ट, पर इसको हम ब्रेक कर लेंगे तो उससे मिलेगा कि जो पहला वाला है वो है A/√AC और जो दूसरा वाला है C/√AC. लेफ्ट साइड में 4, पर A/√AC इज √A/C और जो दूसरा वाला है वो C/A का रूट है.
राइट, जस्ट बेसिक अलजेब्रा किया है और ये एग्जैक्टली कॉमन रेशियो है। C अपॉन ए इज कॉमन रेशियो का स्क्वायर, उसका रूट लेंगे तो कॉमन रेशियो मिल जाएगा। नोट दैट कॉमन रेशियो इज पॉजिटिव, दीज आर पॉजिटिव नंबर्स, तो कॉमन रेशियो नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर 3 नंबर्स जीपी में हैं और तीनों पॉजिटिव हैं तो कॉमन रेशियो भी पॉजिटिव ही है। तो दिस इज एग्जैक्टली द कॉमन रेशियो, और ये कॉमन रेशियो का रेसिप्रोकल है। तो इफ R इज द कॉमन रेशियो, दिस गिव्स अस दैट 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस R, और अब R में क्वाड्रेटिक बन गई। राइट, R में ये क्वाड्रेटिक बनी, पर इसके 2 रूट्स आएंगे, 2 में से हमें एक ही सेलेक्ट करना है, लॉजिकली सेलेक्ट करना है, ऐसे रैंडमली नहीं। तो क्या है इसके रूट्स? इसके रूट्स हो गए माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। सो दिस इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट 3। 2 रूट्स आए, एक 2 प्लस रूट 3 और दूसरा रूट आया 2 माइनस रूट 3। पर क्योंकि एक इंक्रीजिंग जीपी थी, दिस वॉज एन इंक्रीजिंग जीपी, तो कॉमन रेशियो वॉज एटलीस्ट 1। 2 माइनस रूट 3 1 से छोटा है, सो दी ओनली पॉसिबिलिटी फॉर R इज नाउ 2 प्लस रूट 3। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो ये तो एक तरीका हुआ इसको करने का, पर इसका एक जो मैं समझता हूँ बेहतर तरीका, जो कि ज़्यादा इंस्पायर्ड है, ज़्यादा मज़ेदार भी है, वो है ज्योमेट्री से। तो जैसा कि हम देख चुके हैं, जो बीच का जो नंबर है, जो b है, उसको कंस्ट्रक्ट करने का ये तरीका है। पहले हमने एक लाइन सेगमेंट बनाया जिसकी लेंथ a प्लस c है। नोट दैट क्योंकि c a से बड़ा है, दिस इज़ एन इंक्रीजिंग जीपी, तो ये फिगर एक्यूरेट है। मैं यहाँ पे a लिख दूँ, यहाँ पे c लिख दूँ, तो भी b की जो वैल्यू है वो तो चेंज नहीं होगी, पर ये थोड़ा गड़बड़ा जाएगा। तो ठीक है, ये एक्यूरेट फिगर बनाया है मैंने। तो ये b है, इसको लिख देता हूँ, राइट। और इस सर्कल की जो डायमीटर है वो ये है। ये सब बातें हम कर चुके हैं। ओके, हमें बताना क्या है ये भी हम बात कर चुके हैं कि हमें रेशियो, कॉमन रेशियो बताना है, विच इज़ नथिंग बट द tan ऑफ दिस एंगल। तो हम इंटरेस्टेड किस में हैं? ये एंगल अगर हम निकाल लें तो वी आर डन, क्योंकि फिर हम उसका tan ले लेंगे और दैट इज़ एग्जैक्टली द कॉमन रेशियो। ओके, पर हमें ये इन्फॉर्मेशन भी तो यूज़ करनी है। तो ये जो बीच की संख्या है वो a और c का अरिथमेटिक, क्या बोला जाए, मैं बोलना चाहता हूँ अरिथमेटिक मीन, पर उसकी हमने अभी तक बात नहीं करी। हम जानते हैं कि अगर a समथिंग एंड c आर इन AP, तो ये जो समथिंग है ये a और c का एवरेज है, और इन अदर वर्ड दैट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ये बात भी हम कर चुके हैं। तो 2b इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, राइट। अगर वो सब भी भूल जाएं जो हमने किया है, 2b है क्या? 2b इज a प्लस c बाई 2, राइट, बिकॉज ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और ये रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज ऑल्सो a प्लस c बाई 2, क्योंकि ये डायमीटर था। बस इतनी सी बात है। तो अगर ये सेंटर मान लेते हैं यहाँ पे है, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो ये जो लेंथ है ये है 2b, करेक्ट। नाउ ये b है, ये एक राइट एंगल, और ये 2b, तो ये एंगल कितना बड़ा हो जाएगा? साइन ऑफ दिस एंगल इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज हाफ। साइन ऑफ दिस एंगल इज हाफ, तो ये एंगल कितना हो गया? ये एंगल हो गया 30 डिग्रीज। दिस इज 30 डिग्रीज। और अब बस ये एंगल निकालने पर की बात है, तो मैं ऐसे निकाल लेता हूँ कि मैंने इसको जोड़ा। अब सर्कल में बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, मैं बहुत बेसिक से आर्ग्यू करूँगा, पर अगर सर्कल्स आपको ठीक से आता है तो इस सेगमेंट पे ये जो एंगल है वो सेंटर पे सबटेंड हो रहा है, तो सर्कमफ्रेंस पे जो भी एंगल सबटेंड होगा, ये सारे के सारे एंगल सब बराबर होंगे और सब 30 के आधे होंगे, तो ये 15 डिग्री है। पर लेट मी आर्ग्यू विद मोर बेसिक्स। हमको पता है ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये दोनों लाइन सेगमेंट्स बराबर लेंथ के हैं। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं। पर इन दोनों एंगल्स का सम क्या है? इन दोनों एंगल्स का सम इज़ द एक्सटीरियर एंगल विच इज़ 30 डिग्री। पर क्योंकि ये दोनों एंगल्स बराबर थे, दोनों एंगल्स ही 15 डिग्री हैं, तो दैट इज़ अनदर आर्ग्यूमेंट टू शो कि भाई ये 15 डिग्री है। फाइनली ये 15 है, ये हमें पता है 90 है, एंगल इन एनी सेमी सर्कल इज़ 90, सो दिस इज़ 90। तो लास्टली ये एंगल क्या हो गया? ये हो गया 75, एंड दैट्स इट। हमको tan 75 ही निकालना था। tan 75 is exactly the common ratio which is 2 plus root 3.
तो दैट इज़ अनदर वे, एक फिगर में पूरी बात हो गई। ऑल राइट, लेट्स प्रोसीड नाउ। अगर कुछ नहीं, ये भी एक इंटरेस्टिंग प्रश्न है। ABC GP में दिए हुए हैं और तीनों पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो ये जो इक्वेशंस हैं, ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखी हुई हैं, ये पहली और ये एक दूसरी, इन दोनों का कॉमन रूट है अगर ये तीन नंबर्स AP में हो या GP में हो, या इनमें से कोई कुछ भी नहीं कह सकते, राइट। सवाल थोड़ा सा पेचीदा सा लग सकता है। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं और ये हमें पता है कि ABC GP में है, ठीक है। DEF के बारे में कुछ नहीं पता, DEF के बारे में कुछ जानकारी नहीं दी हुई है, बस इतना ही मान के चलिए कि DEF सब नॉन ज़ीरो हैं। कम से कम D को तो नॉन ज़ीरो मान ही लें, नहीं तो वो क्वाड्रेटिक रह ही नहीं जाएगी। ये जो लीडिंग टर्म है इसको ज़ीरो नहीं होना है, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशंस का कॉमन रूट तब है जब ये तीन नंबर्स AP में है या GP में है, या इनमें से हम कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। तो लेट्स सी कि क्या हो सकता है। ओके, so solution, again I encourage you to pause the video and solve this। तो रिकॉल हमने क्या बात करी थी कि जब ABC GP में होते हैं तो ये जो क्वाड्रेटिक बनती है, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका एक ही रूट होता है, इसका डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होता है, यानी इसका एक ही रूट है, राइट। और वो रूट है क्या, वो रूट हम निकाल सकते हैं क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट हमको पता है, डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो है। तो ये रूट इसका क्या है, द फर्स्ट क्वाड्रेटिक इज दिस एंड वी नो इसका एक ही रूट है, हैज़ एग्जैक्टली वन रूट, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो है, क्योंकि ABC GP में है, एंड दैट रूट इज बाय द फॉर्मूला फॉर द क्वाड्रेटिक -2b अपॉन 2a। वेल, पूरा फॉर्मूला अगर लिखना होता तो -2b प्लस माइनस रूट D इज द डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a ये होता, राइट। -2b नहीं होगा, हाँ -2b ही होगा, क्योंकि दिस इज सॉर्ट ऑफ कैपिटल B और यहाँ पे माइनस कैपिटल B आएगा, पर वट एवर। सो दीज आर द रूट्स, अब दिस इज द ओनली रूट, सो दिस इज इक्वल टू, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो है, दिस इज इक्वल टू -b बाई a, पर b क्या है, b इज रूट AC विच इज इक्वल टू रूट ऑफ c बाई a विद द नेगेटिव साइन, करेक्ट। तो क्योंकि इसका एक ही रूट है, इन दोनों पे कॉमन रूट कब होगा, जब ये आदमी इसका रूट हो जाए। इसका एक ही रूट है तो कॉमन रूट होने का एक ही तरीका हो गया कि जो भी रूट है पहली क्वाड्रेटिक का वो दूसरी का भी रूट हो जाए। तो देखते हैं इसको वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके ज़ीरो कर देते हैं, क्या कंडीशन आती है देखते हैं। सो दिस इज अ रूट ऑफ द सेकेंड क्वाड्रेटिक if and only if D times C by A minus 2EC by A, minus 2E root C by A plus F equals 0, right। और हमें D by A, E by B इन सब चीज़ों से मतलब है, राइट। सो D by A एक बार यहाँ पे, सो दिस इम्प्लाइज D by A टाइम्स C माइनस 2E रूट C by A प्लस F वट एवर इज 0। पर E by B क्या है, E by B यानी कि E by रूट AC। तो E by रूट AC यहाँ पे एक बार बना लेते हैं। तो E by रूट AC अगर यहाँ बनाना है ज़बरदस्ती, सो ट्वाइस ऑफ E by रूट AC, या E by B लिख देता हूँ, E by B टाइम्स B, राइट। कुछ नहीं किया, बस ये एडजस्टमेंट किया है। मुझे E by B यहाँ देखना था क्योंकि मुझे E by B से मतलब है, तो E by B ज़बरदस्ती बना दिया, पर उस ज़बरदस्ती बनाने के लिए मैंने डिनोमिनेटर में भी इंट्रोड्यूस किया, इसलिए न्यूमिनेटर में भी कर दिया, ठीक है। पर B इज़ रूट AC, तो यहाँ से कुछ कैंसिलेशन होंगे। सो दिस प्लस F इज़ 0 विच इम्प्लाइज ये सब इक्विवेलेंट हैं।
So d by a times c minus twice of e by b, और b is root ac. अगर b is root ac तो हमें यहाँ से मिल जाएगा दिस इज c plus f is 0. Note this step. This number is exactly c because b is root ac. सब कुछ पॉजिटिव था तो b is not minus root ac, b is exactly root ac. अब c से डिवाइड कर लेते हैं. सो अगर हम c से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा d by a minus twice of e by b plus f by c is 0, which means this and that are in AP. So the answer is AP. ठीक है, तो लेट्स रिव्यू. हुआ क्या, दो क्वाड्रेटिक दी हुई हैं, हमें दिया हुआ था इनका एक कॉमन रूट है और फिर ये अजीबोगरीब चीज़ पे कुछ कमेंट करना था. इट्स जस्ट दैट कि क्योंकि ये जीपी में है, पहली क्वाड्रेटिक का एक ही रूट है, बस ये मेन पॉइंट है. अगर पहली क्वाड्रेटिक का एक ही रूट है तो हम एग्जैक्टली ये बात तुरंत कैप्चर कर सकते हैं कि इन दोनों का कॉमन रूट है. जस्ट बाय फाइंडिंग द रूट ऑफ दिस गाय वो हम आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है. तो वो बस जो भी रूट आया वो x की जगह पे सब्सटीट्यूट करके इसको 0 से इक्वेट कर दें तो ये इन्फॉर्मेशन पूरी कैप्चर हो गई. एक बार वो इन्फॉर्मेशन पूरी कैप्चर होगी फिर इसको अलग से सल्टाएंगे. वो सल्टा लिया यहाँ पे जब वो देखा, ठीक है, कुछ भी. ऑल राइट, सो लेट्स प्रोसीड. सो दिस वॉज आई थिंक द फोर्थ वन. ओके, अब दिया है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो लेट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, जहाँ पे कि दिया हुआ है कि 2p q और r एक gp में है, बी ऑफ द फॉर्म दिस. तो इसके जो रूट्स हैं वो इस फॉर्म के हैं, यानी कोई एक अल्फ़ा ऐसा है सच दैट अल्फ़ा स्क्वायर एंड 4 अल्फ़ा माइनस 4 आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, जहाँ पे हमें एक अजीब सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि 2p q एंड 2r आर इन gp. द कोएफिशिएंट्स आर p q एंड r, पर हमें दिया है कि 2p q एंड 2r आर इन gp. ठीक है, ओके. सो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है, राइट. सो अगेन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस. तो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, 2p q एंड 2r आर इन gp. इसको हम एल्जेब्राइकली कैसे कैप्चर करते हैं, ये सवाल एल्जेब्राइक है तो हम एल्जेब्रा मोड में आ जाते हैं. तो इसको एल्जेब्राइकली कैसे कैप्चर करते हैं, दिस इज सेम एज सेइंग कि दिस क्वाड्रेटिक 2px स्क्वायर प्लस 2qx प्लस 2r हैज़ एग्जैक्टली वन रूट या और हैज़ डिस्क्रिमिनेंट 0. तो मैं उसे एग्जैक्टली वन रूट लिख देता हूँ, हैज़ एग्जैक्टली वन रियल रूट. डिस्क्रिमिनेंट 0 होना और एग्जैक्टली वन रियल रूट होना एक ही बात है. तो a, b एंड c आर इन gp इफ एंड ओनली इफ ax स्क्वायर प्लस 2b प्लस c इस क्वाड्रेटिक का एग्जैक्टली एक रियल रूट होता है, राइट. हम बस एग्जैक्टली वही चीज़ यूज़ कर रहे हैं. तो बड़ा अच्छा हो गया कि ये सारे टू एक साथ आ गए. सो दिस इज इक्विवेलेंट टू सेइंग कि px स्क्वायर प्लस qx प्लस r हैज़ एग्जैक्टली वन रियल रूट. ठीक है, पर हमको उसी क्वाड्रेटिक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है. ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके जो रूट्स हैं वो इस फॉर्म के हैं. हमने क्या डिड्यूस किया कि इसका एग्जैक्टली एक ही रूट है. यहाँ पे हमें दिया है कि इसके रूट्स इस फॉर्म के हैं फॉर सम रियल नंबर अल्फा, यानी कोई एक रियल नंबर अल्फा है सच दैट दीज आर द टू रूट्स ऑफ इट. इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों चीज़ें बराबर होनी पड़ेंगी, राइट. सो देयरफॉर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा माइनस 4. तो ये रीजनिंग समझनी बहुत ज़रूरी है कि क्या हुआ यहाँ पे. सो यहाँ से हम होपफुली अल्फ़ा निकाल लेंगे. तो अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 4 इज़ 0, पर आई थिंक दिस बिकम्स अल्फा माइनस 2 होल स्क्वायर इज 0. सो दिस इम्प्लाइज अल्फा इज 2, राइट.
अल्फा इज 2 यानी अल्फा स्क्वायर इज 4, तो 4 इसका एक रूट हो गया, तो हमें यही पता चल गया कि एग्जैक्टली इसका एक ही रूट है और वो रूट है 4। ठीक है, तो पता नहीं उससे ये तो नहीं आता हुआ दिख रहा। ठीक है, ओके। तो the only root of this guy, the only root of p, let me use a different color, px square plus qx plus r, इसके रिपीटेड रूट्स हैं 2 and 2। तो जो सम ऑफ रूट्स है, द सम ऑफ रूट्स यानी कि 4 इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई पी, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो भी 4 है, विच इज r बाय p। r इज नॉट द कॉमन रेशियो ऑफ एनीथिंग। ठीक है, ये एक कोइंसिडेंस है कि यहाँ पे r यूज़ हुआ है। r इज़ नॉट द कॉमन रेशियो ऑफ एनी gp। इस gp का जो कॉमन रेशियो है वो है 2r बाय q, वट एवर। तो वी हैव दिस थिंग विद अस, ऑल राइट। ओ, आंसर भी सब p के टर्म्स में ही देना है, ये मैंने देखा ही नहीं। तो फिर ठीक है ना, तो 4 इज माइनस क्यू बाई पी एंड 4 इज r बाई पी। तो दिस गिव्स अस व्हाट? दिस गिव्स अस q is minus 4p and r is 4p, right? So therefore 2p plus 4q plus 7r is, this is equal to 2p plus 4q, क्या हो जाएगा? 4q is minus 16p and 7r is 28p। कुछ नहीं किया है, q की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दी और r की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दी, क्योंकि आंसर सब हमें p के टर्म्स में देने हैं। So therefore this gives us 28 minus 16 plus 2, which is 14p, I think. Yeah, so that is your answer. राइट, आई होप ये समझ में आया। तो यहाँ पे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में एक छोटी सी बात यूज़ कर ली कि सम ऑफ रूट्स इज माइनस द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का कुछ बेसिक सा एक्सप्रेशन होता है जो कि आप तुरंत प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग ईदर द फॉर्मूला फॉर दी रूट्स या और भी उसके तरीके हैं। ओके, तो वो सब चीज़ें मैं मान के चल रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपने पढ़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ओके, एक और सवाल, ये JEE 2002 का। ए बी सी ए पी में दिए हुए हैं और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जी पी में दिए हुए हैं। ओके, और ये तीनों एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस की श्रृंखला बना रहे हैं, और ये भी दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी 3/2, सभी कुछ तो दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ओके, एज यूजुअल पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। राइट, सो एक एक करके डेटा कैप्चर करते हैं। तो सबसे पहले तो ये इक्वेशन दी हुई है a प्लस बी प्लस सी इज़ 3/2, पर इसमें हम यूज़ करें कि ए बी सी ए पी में है, तो हमें मिलेगा, तो इससे हमें मिला कि 3b इज इक्वल टू 3/2, क्योंकि a प्लस सी इज ट्वाइस ऑफ b, ए बी सी ए पी में है। सो तुरंत हमें b की वैल्यू तो मिल गई। ठीक है, एक चीज़ समझ आ गई, आगे देखते हैं। तो अब अगर b की वैल्यू पता है और a b c a p में है, सो नाउ a b c आर इन a p implies 2b is equal to a plus c, पर b की वैल्यू हाफ है, तो इससे हमें मिला कि 1 इज इक्वल टू a प्लस सी। तो ये एक इक्वेशन आई a और c के बीच में, और एक और इक्वेशन आएगी a और c के बीच में यूजिंग दिस। तो वो क्या बोल रहा है, उससे हमें मिला दिस इज इन gp which implies the square of the middle term is the product of the extreme terms। क्योंकि b 1/2 है, this is giving us some very horrible thing। So this is giving us 1/16
इक्वल्स ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ऑल राइट, तो आई थिंक दो केसेस बनाने ही पड़ेंगे। ए स्क्वायर सी स्क्वायर अगर 16 है तो ए सी की दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो केस 1, ए सी इज़ 1/4 और सिमिलरली केस 2 होगा ए सी इज़ -1/4, राइट। तो इन दिस केस हमें क्या क्या पता है? हमें पता है कि ए प्लस सी तो 1 है और ए सी इज़ 1/4। तो इन प्रिंसिपल हम ए और सी दोनों की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, राइट। और हमें ये पता है कि ए इज़ लेस देन सी, तो हम सॉर्ट भी कर सकते हैं। व्हाट आई एम सेइंग इज यहाँ से आप दोनों चीज़ों की वैल्यू निकाल सकते हैं, ए और सी की। लेट्स सी, तो वो कैसे निकालेंगे? ऐसे तो एक क्वाड्रेटिक बना के निकाल सकते हैं, पर एलिमिनेट कर लेते हैं, सी को एलिमिनेट कर लेते हैं, तो हमें मिलेगा दिस इम्प्लाइज ए टाइम्स 1 माइनस ए इज इक्वल टू 1/4, विच इम्प्लाइज a माइनस ए स्क्वायर इज 1/4। और यहाँ से a की वैल्यू आएगी बाय फॉर्मूला फॉर द क्वाड्रेटिक। डिस्क्रिमिनेंट आई थिंक इसका 0 आ गया, तो द ओनली पॉसिबिलिटी फॉर a इज़ हाफ, राइट। अगर a हाफ है तो c भी हाफ है, तो ठीक है। तो ये एक हमारे पास यहाँ से जो सोल्यूशंस आए, a की वैल्यू हाफ और c की वैल्यू हाफ, पर ये हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि हमें प्रश्न में दिया हुआ था कि a इज़ लेस देन c। सो दिस केस डज नॉट अराइज। केस 2, AC is -1/4। सो फिर वही कि a प्लस सी इज़ 1, AC is -1/4। So this implies a into 1 minus a is equal to -1/4, which gives this quadratic a square minus a minus 1/4 is 0। और यहाँ से इस बार a की दो वैल्यूज आएंगी, तो what are the two values? One of the values is 1 plus discriminant is, I think, discriminant is 5, right? So 1 plus √5/2 और एक वैल्यू आएगी 1 minus √5/2। यही आ रहा है। कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने शायद, पता नहीं। b² minus 4ac, नहीं ये क्या लिखा है? ये तो 2 आ रहा है यहाँ पे, √2 आना चाहिए। सो डिस्क्रिमिनेंट इज 2, b², हाँ ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इज 2। तो ये आ रहे हैं दो वैल्यूज़, दो पॉसिबल वैल्यूज़। बट हमें फिर भी ये मेंटेन तो करना है कि a इज़ लेस देन c, ये मेंटेन तो करना है। तो इन पर्टिकुलर हमें a लेस देन b भी मेंटेन करना है। आई थिंक यही b से बड़ा हो जा रहा है। दिस नंबर इज़ बिगर देन हाफ एंड देयरफॉर इट डजंट सेटिस्फाई a लेस देन b, तो ये वाला रिजेक्ट हो गया। सो द ओनली पॉसिबिलिटी फॉर द वैल्यू ऑफ a seems to be this guy, which is half minus 1/√2, right? So that is the answer. So the value of a is half minus 1/√2। और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। एक बार इवन तो हम यहाँ तक आ गए, हमें चेक करना चाहिए कि दिस सेटिस्फाइज ऑल द डेटा, पर क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, दिस इज द ओनली पॉसिबल आंसर। ओके, कुछ नहीं, जस्ट कंप्यूटेशन। लेट्स मूव अहेड। और लास्टली एक सवाल प्री आरएमओ का, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स एंड एक्स आर इन जीपी। सो दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ये मैं मान के चल रहा हूँ आपको पता है। नहीं पता तो ये सवाल स्किप करते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत ही सरल सी चीज़ है, तुरंत गूगल करके भी देख सकते हैं, पर मैं मान रहा हूँ इतनी बेसिक मैथ आपको पता है। ऑल राइट, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है। पहले देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं एक्स के पास। मुझे नहीं लगता कि ये इसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ आएंगी। सो कोई भी नंबर एक्स हो उसको हम लिख सकते हैं एज n plus f, where n is some integer and f is in this range। जहाँ पे n is the greatest integer function of x, तो this n is nothing but
the floor value of x or greatest integer function of x, and this f is nothing but the fractional part of x. थोड़ा गंदगी मच गई. This n is the greatest integer function of x and this is the fractional part of x. ठीक है, किसी भी x को ऐसे लिखा जा सकता है. Now they are in GP, so what we have is, by the given data, we have the square of the greatest integer function is the product of these two things, which implies n square is equal to f times n plus f, which gives n square is equal to nf plus f square. ओके, पर अब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक स्क्वायर पावर है, पावर 2 लगी हुई है एक इंटीजर पे, और f यहाँ पे कोई छोटा सा नंबर है. f बड़े से बड़ा कितना हो सकता है 1 और छोटे से छोटा 0. सो दिस इज लाइक n या n प्लस 1 एट द बेस्ट. तो n स्क्वायर इज लाइक n प्लस 1, इसका मतलब n की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हो नहीं सकती, राइट. सो दैट इज़ अ की पॉइंट. तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं. इसमें बहुत तरीके हैं यहाँ से आगे बढ़ने के, पर मुझे जो सबसे सरल लग रहा है मैं एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेता हूँ. तो द थिंग बिकम्स इक्वल टू दिस. मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू बस इसलिए लिया क्योंकि अदरवाइज मैं n नेगेटिव और n पॉजिटिव दो केसेस बनाता, पर आई थिंक मोस्ट कन्वीनियंट इज दिस थिंग. मे बी नॉट द शॉर्टेस्ट बट वॉट एवर. तो ये आ गया, बट बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी दिस इज एट मोस्ट दिस नंबर. f पॉजिटिव या रादर f नॉन नेगेटिव है, तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ, राइट. तो कुछ नहीं किया है, जस्ट यहाँ पे बोथ साइड्स एब्सोल्यूट वैल्यू लिया तो ये मिला, और यहाँ ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा दी कि दिस थिंग इज एट मोस्ट दैट थिंग. यहाँ पे ऐसे तो एब्सोल्यूट वैल्यू लगा हुआ है, पर लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि f ऑलरेडी नॉन नेगेटिव है. सो वी हैव दिस विच गिव्स अस व्हाट, विच गिव्स अस दिस इज एट मोस्ट दिस नंबर, क्योंकि f इज़ एट मोस्ट 1. सब कुछ पॉजिटिव था तो इनइक्वालिटीज़ में मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है. बट अब यहाँ से मॉडर्न की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं नहीं. ये जो क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, बेसिकली हम यही तो कह रहे हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक है ये कहाँ कहाँ नेगेटिव हो सकती है. मॉड n उस रीजन में है जहाँ जहाँ ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नेगेटिव हो सकता है, मॉड n उस रीजन में है, राइट. क्योंकि मैंने बस शफल कर दिया. तो लेट मी नॉट स्किप अ स्टेप, लेट मी राइट दिस इज सेम एज सेइंग mod n square minus mod n minus 1 is at most is less than equal to 0. So all I'm concerned with this quadratic expression x square minus x minus 1, ये जहाँ जहाँ नेगेटिव हो सकता है mod n उसी रीजन में है, पर ये बहुत जगह नेगेटिव हो नहीं सकता. ये अपने रूट्स के बीच में नेगेटिव हो सकता है, और इसके रूट्स क्या हैं, 1 प्लस रूट 5/2 और 1 माइनस रूट 5/2. तो इस रीजन में मॉड n लाइज इन दिस रीजन, पर मॉड n एक इंटीजर है, राइट. सो देयरफॉर मॉड n कैनॉट बी बिगर देन 1 एंड इट कैनॉट बी स्मॉलर, या मॉड n कैनॉट बी बिगर देन 1. सो इससे हमें मिला कि मॉड n कैनॉट बी बिगर देन 1, तो इट इज़ एट मोस्ट 1. तो अब हमारे पास 3 केसेस हैं कि मॉड n इज इधर -1 और 0 और 1. सो वी विल डू 3 केसेस. या rather n is -1, n is 0 and n is 1. ओके, तो n अगर -1 है, तो हम वापस से इस इक्वेशन पे आ जाते हैं. ये वाली जो इक्वेशन है, दिस इज एग्जैक्टली द इक्वेशन विच कैप्चर्स द जीपी प्रॉपर्टी दैट इज गिवन. सो इसको हम स्टार बोल देते हैं. सो नाउ बाय स्टार we have 1 is equal to minus f plus f square, right. just n की जगह पे -1 रख दिया. so that gives us f square minus f plus 1 is 0, यानी कि f की क्या वैल्यूज हो सकती हैं, 1 प्लस माइनस
सो ये इसमें तो कुछ रियल वैल्यू एफ की आई नहीं, सो नो रियल वैल्यूज, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो यहाँ से तो कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, राइट। ओके, एन अगर ज़ीरो है, एन अगर ज़ीरो है तो अगेन बाय स्टार वी गेट एफ स्क्वायर इज ज़ीरो, तो ये भी ट्रिवियल हो गया। तो बाय स्टार ज़ीरो इज़ एफ स्क्वायर, यानी कि एफ इज़ ज़ीरो, तो यानी कि एक्स इज़ ज़ीरो। क्लियरली एक्स इज़ ज़ीरो इज़ अ सोल्यूशन, बट वेल नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि जीपी में हम मानते हैं कोई भी टर्म ज़ीरो नहीं है, तो एक्चुअली यहाँ से कुछ भी नहीं आया, कोई भी सोल्यूशन नहीं आया, सो स्टिल नथिंग 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 सो फार। तो एन इक्वल्स वन में देखते हैं, एन इक्वल्स वन में बाय स्टार वी हैव वन इक्वल्स एफ प्लस एफ स्क्वायर, which means this quadratic is satisfied by f. तो f की दो possibilities, f is equal to this thing, पर f नेगेटिव तो हो नहीं सकता, f is a fractional part, it's between 0 and 1, so f must necessarily be this number, and this is between 0 and 1, I think, yes, correct. So therefore x is what? X is n plus f, which is, well, इसी केस में चल रहा है, तो x is 1 n plus f, which is 1 plus this garbage. So this is actually the only solution. इसमें maximum possible value of x तो पता ही नहीं क्यों पूछ रहे थे, एक ही solution आ रहा है. So the only possible value of x is this number. That's it. That's the answer. Alright, so with that I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.